गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मेरा नाम है प्रियांशु मिश्रा और स्वागत है आपका पॉलिटेक्निक सेमेस्टर क्लासेस की छठे लेक्चर में। जैसा कि आप सभी को पता है, मैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़ा रहा हूं और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में हमने स्ट्रेस स्ट्रेन के बारे में पढ़ना स्टार्ट कर दिया है। हमने मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल के बारे में ऑलरेडी पढ़ लिया है, उसको हमने खत्म भी कर दिया है। अब इसके जस्ट पहले वाले लेक्चर में जैसा कि हमने आपको बताया था स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के बारे में, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के बारे में हमने बेसिक इंफॉर्मेशन आपको ऑलरेडी दे रखी है। बेसिक इंफॉर्मेशन मतलब हमने आपको कर्व बताया था स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में, और उस कर्व के थ्रू हमने आपको ये एक्सप्लेन किया था कि किसी भी मटेरियल में कौन कौन सी कंडीशंस डेवलप होती हैं, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज कहाँ कहाँ पे डेवलप होती हैं। उसके थ्रू हमने आपको हुक्स लॉ भी बताया था, और हुक्स लॉ के थ्रू हमने आपको ये एक्सप्लेन किया था कि प्रतिबल जो होता है वो विकृति के समानुपाती होता है। यानी हम ये कह रहे थे कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, और यही को फर्दर और इलेबोरेट कर रहे थे। तो ये हमारा एक इक्वेशन निकल के आ रही थी, दैट इज सिग्मा इज इक्वल टू कैपिटल ई मल्टीप्लाइड बाई स्मॉल ई, जहां पे सिग्मा होता था हमारा प्रतिबल, ई होता था हमारा यंग प्रत्यास्थता गुणांक, और स्मॉल ई जो होता था इसको हम बोलते हैं विकृति। देखिए बार बार हम उसी चीज को दोहराएंगे नहीं, आपको ऑलरेडी पता है कि प्रतिबल क्या होता है और विकृति क्या होती है। किसी भी मटेरियल में प्रतिबल और विकृति जो होती है उस मटेरियल की प्रॉपर्टी पे डिपेंड करती है कि किसी भी मटेरियल में जब हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो उस फोर्स को रजिस्ट करने की कैपेसिटी उस मटेरियल में कितनी है। जितना वो मटेरियल उसको रजिस्ट कर पाएगा, जितना उसको काउंटर एक्ट कर पाएगा, वही उसका प्रतिबल होता है। और उसके अगेंस्ट जो मटेरियल में जो मटेरियल में चेंज आता है उसके चेंज की और ओरिजिनल चेंज की जो रेशियो होती है, जो ओरिजिनल डायमेंशन का जो रेशियो होता है उसको हम बोलते हैं विकृति। यहां तक हमने आपको ऑलरेडी बता दिया था कि इसको बोलते हैं प्रोपोर्शनल लिमिट, फिर आती है इलास्टिक लिमिट, अपर यील्ड पॉइंट, लोअर यील्ड पॉइंट, ये प्लास्टिक रीजन, स्ट्रेन हार्डनिंग रीजन, और यहाँ पे जाके फ्रैक्चर हो जाता था मटेरियल। यानी जब किसी भी मटेरियल पे हम टेंसाइल टेस्ट करते हैं तो टेंसाइल टेस्ट करने के दौरान मटेरियल में पहले आता है प्रोपोर्शनल लिमिट, जहां पे यंग्स मॉडुलस अपरा क्या कहते हैं, जहां पे हमारा हुक्स लॉ फॉलो होता है, यानी स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होता है। फिर आता है हमारा प्रोपोर्शनल लिमिट के बाद इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट का मतलब हमने आपको इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी ऑलरेडी बता रखी है कि अपनी एक्चुअल कंडीशन में वापस आ जाना। फिर हमने बताया अपर यील्ड पॉइंट, यानी अपनी मैक्सिमम यील्ड कैपेसिटी के ऊपर, यानी मैक्सिमम यील्ड पे जब मटेरियल के रीच कर जाए उसकी स्ट्रेंथ, तो उसको बोलेंगे अपर यील्ड पॉइंट। फिर आता है प्लास्टिक रीजन, जहां से डिफॉर्मेशन होने के बाद मटेरियल में चेंज आने के बाद वो अपनी वास्तविक स्थिति में वापस नहीं आ पाता है। फिर हमने बताया स्ट्रेन हार्डनिंग रीजन कि मटेरियल का क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है कि एक पर्टिकुलर लिमिट के बाद उसमें स्ट्रेन अप्लाई करने के बाद भी, उसमें स्ट्रेस अप्लाई करने के बाद भी वो अपनी वास्तविक उसमें एक स्ट्रेंथ की इंक्रीज कर जाता है। यानी जैसा हमने बताया था ना कि एक ढीठपना आ जाता है किसी भी मटेरियल में कि हम अब उस पर और ज्यादा स्ट्रेस अप्लाई करेंगे तो वो उसका जो यील्ड है वो इंक्रीज करेगा, तो उसको बोलते हैं अल्टीमेट स्ट्रेंथ, इसको बोलते हैं अल्टीमेट स्ट्रेंथ। और यही अल्टीमेट स्ट्रेंथ के जस्ट बाद आता है हमारा फ्रैक्चर, यानी मटेरियल अब फ्रैक्चर कर जाएगा। यानी इनिशियली अगर हमारा मटेरियल कुछ इस तरीके से है, हम इस पे अगर टेंसाइल फोर्स लगा रहे हैं तो कुछ लंबाई पहले यहां तक चेंज होएगी, पहले मटेरियल फिर कुछ लंबा होगा आपका, ये इनिशियल रीजन के बाद की बात है, हम मान लेते हैं ये यहां तक की ए तक की बात है। फिर कुछ और लंबा होगा लेकिन ये अपनी वास्तविक स्थिति में अभी और वापस आ सकता है, बी तक की बात है, यील्ड पॉइंट पे आएगा, और फाइनली स्ट्रक्चर में कुछ इस तरीके से करके फेल्योर डेवलप हो जाएगा। तो इस तरीके के फेलियर को हम बोलते हैं कप कोन शेप। यानी जब हम मशीनरी मटेरियल पे टेंसाइल, यानी ये कप और कोन, कोन मतलब शंक्वाकार आकृति में ये परिवर्तित क्या है,
तो जब कभी भी किसी मटेरियल पे हम टेंसाइल टेस्ट अप्लाई करते हैं, ब्रैकेट टेस्ट करते हैं, तो उसमें होता क्या है कि इनिशियली ए पे रीच करता है प्रोपोर्शनल लिमिट, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। फिर आता है आपकी इलास्टिक लिमिट, इलास्टिक लिमिट के बाद आता है अपर यील्ड पॉइंट, अपर यील्ड पॉइंट के बाद लोअर यील्ड पॉइंट, फिर प्लास्टिक रीजन, फिर अल्टीमेट स्ट्रेस, फिर आता है फ्रैक्चर, जहां पे वो विखंडित हो जाता है। कभी कभार हमारे एग्जाम्स में नॉर्मली डायरेक्टली यही पूछ लेता है कि ये इस रीजन में इसको इस क्या कहते हैं आप टेबल में डिसाइड करो। फिलहाल आपके एग्जाम्स में ऐसा नहीं आएगा, आपके एग्जाम में कह देगा कि प्रतिबल और विकृति आरेख खींचिए, प्रतिबल विकृति आरेख खींचिए और उसको एक्सप्लेन करिए। तो एक्सप्लेन आपको जैसा मैं कह रहा हूं, जिन जैसे मैं बोल रहा हूं वैसे ही आप एक्सप्लेन अपनी भाषा में करके चले आएंगे, अपनी शब्दों में लिख के चले आएंगे। उतना ही बहुत है कि O से A तक होता है हमारा समानुपातिक सीमा या प्रोपोर्शनल लिमिट। उसके बाद आता है B इलास्टिक लिमिट, जिसे बोलते हैं हम प्रत्यास्था सीमा, अपर यील्ड पॉइंट, लोअर यील्ड पॉइंट, प्लास्टिक लिमिट। प्लास्टिक लिमिट के बाद आता है आपका ये अल्टीमेट स्ट्रेस, फिर आता है फ्रैक्चर। इस चीज को एज इट इज याद रखिएगा। कल के लेक्चर में मतलब यानी इसके जस्ट पहले वाले लेक्चर में मैं ऑलरेडी आपको यहां तक बता चुका हूं, यानी हमें अभी आगे फर्दर आपको एक्सप्लेन करना है। अब अगला टॉपिक आपका आता है टाइप्स ऑफ लोडिंग। टाइप्स ऑफ लोडिंग हम पढ़ेंगे कि कितने टाइप के आपके लोड होते हैं। तो टाइप्स ऑफ लोडिंग पढ़ने के लिए हम आपको कुछ इस तरीके के फिगर के थ्रू हम आपको बताना चाहेंगे कि कितने टाइप के आपके लोड होते हैं। ध्यान दीजिएगा कि जब कभी भी हम लोड की बात करते हैं, किसी भी स्ट्रक्चर पे आने वाले लोड की बात करते हैं, तो इस कई टाइप के लोड डिसाइड किए जाते हैं। कई टाइप के लोड होते हैं, डिसाइड नहीं किया जाता एक्चुअली में, कई टाइप के लोड होते हैं किसी भी स्ट्रक्चर को जब हम चेक करते हैं। एक तो सबसे बड़ी बात होती है कि जैसे मान लीजिए कि हम एक व्यक्ति हैं, हम इंसान हैं, अगर हम जो हैं हमारे ऊपर हमने एक बोरी उठा ली या हमने कोई भार उठा लिया, हमने जब कोई भार उठा लिया कुछ थोड़े समय के लिए, तो वो जो भार होता है वो एक अलग वेट है, लेकिन हमारा भी कुछ वजन है, हमारा खुद का भी जो कुछ वजन है, जिसकी वजह से हमारी शरीर में कुछ न कुछ डिटोरिएशन आता है। मतलब ऐसे समझिए चीजों को कि लोग कहते जैसे कि हमारा स्वास्थ्य अभी ये सामान्य है, एक समय के बाद हम मोटे होते जाएं, जैसे जैसे मोटे होते जाएंगे वैसे वैसे हमारे शरीर में तरह तरह की बीमारियां लगती जाएंगी, हमारा वजन बढ़ता जाएगा, कहीं हमारा पैर टेढ़ा होने लगेगा, हम ठीक से चल नहीं पाएंगे, समस्याएं उत्पन्न होने लगेंगी। उसी तरीके से एक स्ट्रक्चर का, कोई भी स्ट्रक्चर होता है या फिर कोई भी मटेरियल होता है, उसका अपना खुद का एक वेट होता है, खुद का एक लोड होता है, जो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद जिसकी वजह से भी बॉडी में विकृति उत्पन्न होती है। ठीक है, तो उस वेट को, बॉडी के उस वेट को हम बोलते हैं डेड लोड, कि यानी ऐसा वेट जिसकी जो बॉडी का खुद का वेट होता है, जो स्ट्रक्चर का खुद का वेट होता है, उसको हम बोलते हैं डेड लोड। यानी मान लो कि ये कोई घर है, इस तरीके से कोई घर है, ये घर के बगल में आपका ये कोई पानी का ये टैंक बना हुआ है, इस तरीके से आपकी वॉल बनी हुई है, ये फ्लोर है आपका, ठीक है, और इधर भी आपका पानी स्टोर्ड है। ठीक, कुछ लोग हैं, जैसे आप लोग हैं, या आपके घर में आपके मम्मी पापा और आप हैं, कुर्सी मेज फर्नीचर ये सारी चीजें रखी हुई हैं। तो और चूंकि आप बहुत ठंडे प्रदेश में रहते हैं, मान लिया आप बहुत ठंडे प्रदेश में रहते हैं, तो बर्फ भी गिर रही है और हवा का भी बहाव बहुत तेजी से। तो इस तरीके से कितने टाइप के लोड यहां से आपको देखने को मिल रहे हैं। पहला तो मिल रहा है डेड लोड। डेड लोड क्या होता है? जिसे बोलते हैं मृत भार। मृत भार, हिंदी में इसको बोलते हैं मृत भार, हिंदी में इसको बोलते हैं मृत भार। ठीक है, इसको बोलते हैं मृत भार, डेड लोड। दिखाई दे रहा है, मृत भार, इसको डेड लोड बोलते हैं। यानी बॉडी का, यानी स्ट्रक्चर का, यानी घर का जो खुद का वजन है, घर के हर एलिमेंट का, यानी चाहे वो छत हो, चाहे वो बीम हो, चाहे वो स्लैब हो, जो क्या कहते हैं फ्लोर बना है उसका, जो दीवारें हैं उनका, जो कॉलम है उनका, यानी जितने भी आपके घर के एलिमेंट्स हैं, आपके स्ट्रक्चर के जो एलिमेंट्स हैं, उनका जो खुद का वेट होता है, उसको हम बोलते हैं डेड लोड, उसको बोलते हैं हम मृत भार।
ठीक है, उसको हम बोलेंगे मृत भार। तो इस चीज को ध्यान दीजिएगा कि मृत भार क्या होता है कि बॉडी के एलिमेंट्स का या स्ट्रक्चर के एलिमेंट्स का जो खुद का वेट होता है उसको बोलेंगे हम डेड लोड। वही चीज हम आपको समझाने की शुरू में कोशिश कर रहे थे कि जैसे मान लीजिए हमने एक बोरी उठा ली खुद के ऊपर और हम चल रहे हैं कुछ देर दूर तक या फिर हम बैठे हैं, तो हमारा जो खुद का वजन है वो कहलाता है डेड लोड। तो हमने जो बोरी उठाई है अपने कंधे पे, हम एक समय के पश्चात वो बोरी हटा देंगे, फिर उठाएंगे, एक दूसरी बोरी ले आएंगे, तो जो हमारा टेम्पररी लोड होता है, टेम्पररी लोड, ये तो परमानेंट लोड हो गया आपका। डेड लोड जो है ये परमानेंट लोड है, यानी हमारा खुद का जो भार है ये परमानेंट भार है, ये शरीर यही ऐसे ही रहनी है ना। तो ये बॉडी जो है ना, अब छत तो हम हटा नहीं देंगे और ना तो बीम हटा देंगे, ना कॉलम हटा देंगे, ना ही दीवारें हटा देंगे, तो इनका जो खुद का भार होता है इसको बोलते हैं डेड लोड या फिर मृत भार। लेकिन कुछ लोड जो होता है आपका वो टेम्पररी होता है, कुछ समय के लिए होता है, वो लोड क्या कहलाता है, लाइव लोड। उदाहरण के तौर पे लाइव लोड आपका ये है पीपल, फर्नीचर, यानी घर में रह रहे लोग, फर्नीचर है या भी कोई भी ऐसा सामान जो ऐसा है कि आपका हटाया जा सकता है या कुछ समय के लिए, क्या कहते हैं, कुछ ही समय के लिए घर में आता है और फिर उसको हम हटा देते हैं। तो इस तरह के जो भी लोड आते हैं उनको हम बोलते हैं लाइव लोड। ठीक है, पहला हो गया डेड लोड, मृत भार, दूसरा हो गया लाइव लोड, ये जीवित भार जिसे बोल सकते हो, लाइव मतलब जिंदा हो। ठीक है, तो जो भी ऐसा लोड, डेड लोड का अब ऐसा समझो समझने के लिए कि डेड का मतलब क्या है कि मर गया, जो एक जगह मर गया तो वो पड़ा रहेगा, वो हिलेगा नहीं, है ना। वो मरा हुआ इंसान तो अभी एक जगह से दूसरी जगह हिलता नहीं है, मरा हुआ जानवर वो हिलेगा नहीं, तो ये चीज तो डेड है, यानी ये अपनी जगह से मूव करने वाली नहीं है, ये परमानेंटली वहीं के वहीं रखी रहेगी। तो जो भी लोड एक जगह स्थिर रहता है हम लंबे समय काल के लिए, ठीक है, तो और उस जगह से हटाया नहीं जाता है, तो उस तरह के लोड को स्ट्रक्चर पे हम बोलते हैं डेड लोड या फिर मृत भार। शब्द से आपको समझ में आ रहा होगा डेड लोड, यानी ये हटेगा नहीं, ये डेड है। लेकिन लाइव लोड का से क्या समझ में आ रहा है कि जो एक समय के पश्चात हटता रहता है, फिर आता रहता है, उसको हटाया जा सकता है, फिर से लाया जा सकता है। तो इस तरह के जो भी लोड होते हैं स्ट्रक्चर में उनको हम बोलते हैं लाइव लोड। ठीक है, फिर आता है आपका स्नो लोड या फिर विंड लोड। स्नो लोड बर्फ की वजह से, यानी अगर घर के ऊपर बर्फ गिर रही है तो उसकी वजह से जो भी लोड्स आते हैं उनको हम बोलेंगे स्नो लोड। विंड लोड, हवा का एक बहाव होता है, हवा का बहाव जो होता है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होता है, आपका क्षैतिज दिशा में होता है। ठीक है, अब देखिए डेड लोड और लाइव लोड की एक खासियत है कि डेड लोड और लाइव लोड जो होता है वो ऊर्ध्वाधर दिशा में काम करता है, यानी वर्टिकल डायरेक्शन में, हमेशा नीचे की ओर काम करेगा स्ट्रक्चर पे। ठीक है, लेकिन जो हवा का बहाव होता है वो क्षैतिज दिशा में होता है, हवा हमेशा इस दिशा से बहेगी इस तरीके से स्ट्रक्चर पे। तो हवा के बहाव की वजह से जो लोड आता है वो क्षैतिज लोड होता है आपका, या हॉरिजॉन्टल लोड होता है। ठीक है, लेकिन डेड लोड की वजह से जो लोड एक्ट करेगा ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में करेगा, इसी तरीके से लाइव लोड की वजह से जो लोड एक्ट करेगा ये भी आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में करेगा। अब आपको समझ में आ गया होगा कि डेड लोड कौन कौन से होते हैं। घर के स्ट्रक्चर का या फिर किसी भी स्ट्रक्चर के का जो खुद का लोड भार होता है उसे हम बोलते हैं मृत भार या डेड लोड, जो एक जगह से दूसरी जगह नहीं हटता, एक लंबे समय अंतराल तक उसी जगह पे पड़ा रहता है। उदाहरण के तौर पे अब मान लीजिए कि कोई भी फर्नीचर है, अगर फर्नीचर को हम फर्नीचर हटाए जाते रहते हैं, अगर वो हटाए जा रहे हैं एक समय के पश्चात बदले जाते रहे हैं तो वो डेड लाइव लोड की कैटेगरी में आते हैं। लेकिन कोई फर्नीचर एक लंबे समय अंतराल तक उसी जगह पे फिक्स कर दिया गया, हटाया ही नहीं गया, तो हम उसको भी डेड लोड की कैटेगरी में काउंट करते हैं, उनको हम बोलते हैं परमानेंट लाइव लोड। जब हम आपको क्रीप बता रहे थे, रेंगना, क्रीप को हिंदी में हम उस दिन आपको क्रीप का शब्दार्थ बताना भूल गए थे, तो क्रीप को हिंदी में बोलते हैं रेंगना।
जब हम आपको क्रीप बता रहे थे तो हम आपको हमने ये बताया था कि जो क्रीप बॉडी की जो प्रॉपर्टी होती है वो डेड लोड या परमानेंट लाइव लोड की वजह से होती है। यानी एक लंबे समय अंतराल तक जब कोई भी डेड लोड होता है या परमानेंट लाइव लोड होता है, उसकी वजह से बॉडी में जो डिफॉर्मेशन डेवलप होता है, जो स्ट्रेन डेवलप होता है मटेरियल की, इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं क्रीप या फिर रेंगना। ठीक है, लंबे समय अंतराल के पश्चात उसमें जो भी स्ट्रेन डेवलप हो रहे हैं। उसी तरीके से जब कोई भी, मान लो ये सोफा है, अब ये सोफा रखा हुआ है घर में, लेकिन एक लंबे समय अंतराल तक रखा हुआ है, ये हटाया ही नहीं गया है वर्षों तक, तो उसकी वजह से जो लोड आ रहा है उसको हम बोलेंगे परमानेंट लाइव लोड। क्या बोलेंगे? परमानेंट लाइव लोड। लाइव लोड क्या होते हैं? जो हटाए जाते हैं, जो रिमूव किए जा सकते हैं, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद फिर से वापस आ सकते हैं, हटाए जाते हैं। डेड लोड जिनको रिमूव नहीं किया जा सकता, जो हमेशा वैसी की वैसी स्थिति में बने रहते हैं। तो डेड लोड हो गया, लाइव लोड हो गया, स्नो लोड हो गया। हमने क्या बताया? स्नो लोड भी आपका हॉरिजॉन्टल वर्टिकल डायरेक्शन में यानी ऊर्ध्वाधर दिशा में काम करेगा, नीचे की ओर लगेगा। जो डेड लोड आता है इसकी वजह से, स्नो लोड भार है। विंड लोड आपका किस दिशा में काम करेगा? ये आपका काम करेगा क्षैतिज दिशा में या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। इसी तरीके से मान लो कि यहाँ पे आपका पानी है, पानी भी वो स्टोर्ड है। अब इसकी वजह से जो लोड डाउनवर्ड डायरेक्शन में स्ट्रक्चर में आएगा, ऊर्ध्वाधर दिशा में जो आएगा उसको नीचे की ओर, उसको भी हम लाइव लोड की कैटेगरी में काउंट करते हैं। उसको भी हम लाइव लोड या जीवित भार की कैटेगरी में हम इसको ले आते हैं। अब मान लो कि इस तरफ पानी कोई भरा हुआ है और पानी की वजह से जो बल आता है उसको बोलते हैं हाइड्रोस्टैटिक फोर्स। क्या बोलते हैं? हाइड्रोस्टैटिक फोर्स। ये आप पढ़ेंगे फ्लूइड मैकेनिक्स में या हाइड्रोलिक्स वाला जो भी आपका सब्जेक्ट है उसमें आपको सब बताएंगे, या मैं ही पढ़ाऊंगा तो मैं बताऊंगा कि इनकी वजह से जो फोर्स आता है इसको बोलते हैं हम हाइड्रोस्टैटिक फोर्स। तो आपको जहां तक उम्मीद है समझ में आ गया होगा कि टाइप्स ऑफ लोडिंग ऑन स्ट्रक्चर, किसी भी स्ट्रक्चर पे कितने तरीके के लोड आते हैं। तो किसी स्ट्रक्चर पे कितने तरह के लोड आते हैं? एक हो गया आपका डेड लोड, जो स्ट्रक्चर का एलिमेंट, स्ट्रक्चर के जो एलिमेंट्स हैं, जो पार्ट्स हैं, उनका जो खुद का या जो स्वयं का भार होता है, उस भार को हम बोलते हैं डेड लोड। लाइव लोड क्या हो जाता है? लाइव लोड वो होते हैं जो एक निश्चित समय अंतराल के लिए होते हैं और क्या कहते हैं, समय समय अंतराल पर क्या कहते हैं, अब इंसान एक जगह स्थिर तो रहता नहीं है, यानी जो पीपल हैं वो एक जगह, जब घर में आप एक समय के लिए स्थिर तो रहते नहीं, आप चलते रहते हैं, तो लाइव है। तो जो भी कोई भी ऐसी चीज जो चलायमान हो, जिनकी वजह से क्या कहते हैं, जो भी लोड है एक जगह नहीं आ रहा है, वो बदल बदल के जगह जगह परिवर्तित हो रहा है, तो इस तरह के भार को हम वो काउंट करते हैं लाइव लोड की कैटेगरी में। ठीक है, तो फर्नीचर हो गया, पीपल हो गए, या फिर कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर जो आपका एक निश्चित समय अंतराल के लिए रखा गया है, उसकी वजह से जो भार आ रहा है उसको हम बोलेंगे लाइव लोड या जिंदा लोड, जिंदा भार। ठीक है, फिर हमने स्नो लोड बताया, बर्फ की वजह से जो भी आपका भार आ रहा है उसको बोलेंगे स्नो लोड। ठीक, विंड लोड जो आपकी क्षैतिज दिशा में काम करता है। इसके अलावा एक आता है अर्थक्वेक लोड, भूकंप की वजह से जो भार आता है, उत्पन्न होता है। भूकंप की वजह से जो भार उत्पन्न होता है, यानी अब स्ट्रक्चर अगर मूव कर रहा है तो ये भी आपका क्षैतिज दिशा में काम करता है। इस तरह के लोड को हम बोलेंगे भूकंप की वजह से आने वाला भार, अर्थक्वेक लोड। ठीक है, तो फिलहाल जनरल आपको इतना जानने की जरूरत है कि टाइप्स ऑफ लोड और स्ट्रक्चर कितने टाइप के होंगे। एक होगा डेड लोड, दूसरा होगा लाइव लोड, तीसरा होगा स्नो लोड, चौथा होगा विंड लोड, और इसी तरीके से एक होगा हाइड्रोस्टैटिक लोड। और अगर आपको एक्स्ट्रा लिखना है तो आप लिख सकते हैं अर्थक्वेक लोड। आपको फर्दर आगे पढ़ने को ये सब चीजें मिलेंगी। फिलहाल आज के लिए अभी इतना जानिए। तो ये तो हो गया आपके स्ट्रक्चर्स पे आने वाले लोड। स्ट्रक्चर्स पे आने वाले लोड के अलावा भी बहुत टाइप के लोड होते हैं आपके, कि किसी भी बीम पे या किसी स्ट्रक्चर पे कितने टाइप के और भी लोड आते हैं। इनको पढ़ने के लिए हम चलिए आगे देखते हैं इस चीज को। अब देखिए, ठीक है, ऐसे देखिए, ये तो स्ट्रेस स्ट्रेन हो गया, सॉरी।
देखिए, अब देखिए और कितने टाइप के लोड आपके आते हैं किसी भी स्ट्रक्चर पे। इसको समझने के लिए इस फिगर को देखिए। एक होता है आपका टेंसाइल लोड, यानी जब किसी भी बल पे अगर हम इस तरह का बल लगाएं जिसकी वजह से तनाव उत्पन्न हो बॉडी में, यानी स्ट्रक्चर्स खींचे, तनाव उत्पन्न हो रहा है, तो उसको बोलेंगे हम टेंसाइल लोड या फिर तनाव बल। टेंसाइल लोड क्या हो गया, चित्र से आपको समझ में आ रहा होगा कि जब आउटवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, बाहरी दोनों अपोजिट डायरेक्शन में बल लग रहे हों, ठीक है, तो जब यानी बॉडी से दूर बल लग रहा हो, उसको उसमें खिंचाव उत्पन्न हो रहा हो, तो उसको हम बोलेंगे तनाव बल या फिर टेंसाइल फोर्स। दूसरा आता है कंप्रेसिव लोड। अगर किसी भी बॉडी को हम दबाएं, दबाने की वजह से, दबाव की वजह से उत्पन्न बल को हम बोलेंगे कंप्रेसिव या संपीड़न बल। इसको हिंदी में बोलते हैं, इसको बोलेंगे तनाव, इसको बोलेंगे संपीड़न। बल या फिर भार। दूसरा आता है आपका, तीसरा आता है आपका शियरिंग लोड। शियरिंग का मतलब ऐसा है कि किसी चीज को ऐसे समझिए कि अगर हम बॉडी ले रहे हैं, कोई भी स्ट्रक्चर ले रहे हैं, कोई भी मटेरियल ले रहे हैं, उस पे जब हम बल लगा रहे हैं, यानी अब इस तरीके से देखिए कि यहाँ पे एक बल नीचे की दिशा में लग रहा है, इसके जस्ट अपोजिट एक बल ऊपर की दिशा में लग रहा है, लेकिन दोनों एक लाइन में नहीं है, दोनों की लाइन में कुछ ना कुछ डिफरेंस है, यानी सीधी लाइन में नहीं लग रहे हैं। तो इनकी वजह से जब बल को लगाया जाएगा तो ये एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करने की कोशिश करेंगे, खिसकने की कोशिश करेंगे। एक इस तरीके का जो बल उत्पन्न हो रहा है, इसको हम बोलेंगे कर्तन बल। क्या बोलेंगे, शियरिंग लोड या फिर कर्तन क्या बोलेंगे, कर्तन बल। कि ये कर्तन का मतलब आपको समझ में आ रहा होगा कि कर्तन का मतलब हिंदी से समझिए कि काटना, या कर्तन होना यानी कट जाना, स्लाइड कर जाना। तो जब किसी भी बॉडी पे इस तरीके से बल लगाया जा रहा हो कि बॉडी एक दूसरे से के ऊपर, बॉडी के जो डिफरेंट पार्ट हैं एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करने की टेंडेंसी में आ जाएं, एक दूसरे के ऊपर खिसकने की टेंडेंसी में आ जाएं, तो इस तरह के बल को हम बोलेंगे कर्तन बल या फिर शियरिंग लोड। समझ में आ रहा होगा कि जब किसी भी बॉडी पे, अब एक बल हमने ये लगाया, दूसरा बल हमने ये लगाया। उदाहरण के तौर पे हम समझाने के लिए इस तरह से कोशिश करते हैं कि मान लीजिए हम एक बॉडी ले रहे हैं, एक बल हम यहां पे लगा रहे हैं, ये लगा रहे हैं हम F1, और या फिर मान लीजिए F1 क्यों, हम F ही लगा रहे हैं, ठीक है। हमने ये बॉडी ली, हम इस पे F बल लगा रहे और इससे नीचे हम दूसरा बल F लगा रहे, ठीक है। और ये बॉडी का सेंटर है या कुछ भी है, तो जब बॉडी में इस तरीके की टेंडेंसी डेवलप हो जाए, बॉडी में इस तरीके की टेंडेंसी डेवलप हो जाए, ठीक है। तो स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का जो फोर्स यहां पे जो रजिस्टिव फोर्स डेवलप हो रहा है, जो लोड डेवलप हो रहा है रजिस्टिव नेचर का, ठीक है, इसको हम बोलेंगे शियर लोड। क्या बोलेंगे, शियर लोड, ठीक है। ये जो फोर्स डेवलप हो रहा है रजिस्टिव नेचर का, जो प्रतिरोधक बल उत्पन्न हो रहा है, यहाँ पे बल लगाने के पश्चात जो स्लाइड करने को रोकता है,
उसको हम बोलेंगे शियर फोर्स या फिर कर्तन बल। समझ में आया कि जब हम बल लगा रहे हैं, इस तरह से बल लगाया और बल लगाने के पश्चात ये बॉडी एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करने लगी, और स्लाइड करने के दौरान इन बलों को प्रतिरोधन के रूप में जो बल कार्य कर रहा है उसको हम बोलेंगे शियर फोर्स या फिर कर्तन बल। ठीक है, सॉरी, जो फोर्स लग रहा है उसको बोलेंगे शियर फोर्स, जो रेजिस्टिव फोर्स होगा यानी जो बल आपका अपोज करेगा उसको बोलेंगे कर्तन प्रतिबल, शियर स्ट्रेस। ठीक है, फिलहाल के लिए आप इतना समझिए, शियर लोड क्या हो रहा है कि बॉडी पे फोर्स लग रहा है लेकिन कुछ ना कुछ इसेंट्रिसिटी है, उत्केंद्रता है, उस उत्केंद्रता की वजह से बॉडी में आपका स्लाइडिंग नेचर का क्या कहते हैं क्राइटेरिया डेवलप हो रहा है, इस वजह से उसमें जो उस फोर्स को हम क्या बोलेंगे, कर्तन बल बोलेंगे। फिर आता है टॉर्जनल फोर्स, टॉर्जनल लोड, इसको हम बोलते हैं टॉर्जनल को आघूर्णीय बल। इसमें क्या होता है, घूर्णन बल क्या होता है कि मान लो कि आपने कोई रबर लिया या कोई पेंसिल ली या कुछ भी लिया, इस तरीके से हम आपको किस तरह से समझाएं, कोई भी ऐसा शेप मिल नहीं रहा फिलहाल के लिए, आप ऐसे समझिए कि आपने कोई बॉडी ली और उसके ऊपर आप एक ऐसे इस डायरेक्शन में लगा रहे हो और दूसरा इस डायरेक्शन में, तो उसकी वजह से मरोड़ जो उत्पन्न हो रहा है तो इसको बोलेंगे मरोड़ बल। क्या बोलेंगे, मरोड़ बल, कि हम इसको, ये फिक्स है इस तरफ, अबे मान लो ये इस तरफ फिक्स है, यहाँ पे ये फिक्स हो गया है इस तरीके से। ठीक है, अब हम एक बल ऐसे लगा के इसको ऐंठ रहे हैं, मरोड़ रहे हैं, तो मरोड़ने की वजह से क्या होगा कि इसमें एक मरोड़ उत्पन्न होगा। तो ऐसा बल जो बॉडी में मरोड़ उत्पन्न करे, जो किसी भी स्ट्रक्चर में मरोड़ उत्पन्न करे, उस तरह के बल को हम बोलेंगे मरोड़ बल या टॉर्जनल लोड। ठीक है, कि अब मान लो कि कोई भी बॉडी है, आपने बलून्स देखे होंगे, गुब्बारे देखे होंगे, जो बचपन में हम लोग मेले में जाया करते थे तो वहां पे हमको पतले पतले लंबे लंबे वाले बलून्स मिला करते थे। तो बलून्स को जब हम मोड़ देते थे तो वो दो हिस्सों में अलग अलग बलून्स बन जाया करता था। आपने देखा होगा मोड़ मोड़ के वो फंसा के कबूतर बना के, कुछ भी बना के, चिड़िया बना के बेचा करते थे। तो वो जब कैसे बनाते थे, मोड़ते थे, तो उसकी वजह से जो मोड़ने के लिए जो बल लगाया करते थे हम, उसको हम बोलते हैं मरोड़ बल। क्या बोलेंगे, मरोड़ बल या फिर टॉर्जनल फोर्स। दूसरा आता है बेंडिंग फोर्स या बेंडिंग लोड, इसे बोलते हैं बंकन बल। ठीक है, इसको बोलेंगे बंकन बल या फिर बेंडिंग लोड। जब किसी भी कोई भी दो बीम है, अब यहां पे हमने सपोर्ट लगा दी, यहां पे सपोर्ट लगा दी, अपने घर की जो बीम देखी होगी कि दो कॉलम के ऊपर टिकी हुई है। ठीक है, दो आपके कॉलम, दो पिलर के ऊपर जो बीम टिकी हुई है, उसके ऊपर अगर हम एक बल लगाएं, उसके ऊपर अगर हम बल लगाएं तो वो नीचे झुकेगी। अब मान लो कि एक कॉलम अपने आपके घर का ये है, एक कॉलम ये है, अब इस तरीके की आपकी बीम है। अब जब हम शुरुआत में तो ये बीम सीधी थी, लेकिन जैसे जैसे ये बल बढ़ता गया तो ये बीम नीचे की ओर झुकती गई। तो इस तरह के बल को हम क्या बोलेंगे, बंकन बल या फिर बेंडिंग लोड। ठीक, देखिए मैं आपको बता रहा हूं कि जो किताबी परिभाषाएं होती हैं, हम आपको जब परिभाषाएं देने लगेंगे, अगर हम यहाँ पे आपको परिभाषा लिखवाने लगेंगे तो हमारा ये मानना है कि उससे चीजें आपकी क्लियर नहीं होंगी। आपको चीज क्लियर कब होगी, जब हम आपको उसको आसान भाषा में समझा देंगे, और फिर आप अपनी कुछ किताब पढ़ेंगे, स्टैंडर्ड बुक पढ़ेंगे, या फिर जो हम पीडीएफ मटेरियल आपको प्रोवाइड कराएंगे आप उसको पढ़ेंगे, तो आपको वो चीजें एकदम क्लियर हो जाएंगी। इसीलिए मैं यहाँ पे कोई परिभाषा नहीं लिख के आ रहा हूँ, कोई भी वो नहीं, मैं चित्रों के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जितनी आसानी से चीजें आपको समझ में आ जाएं। ठीक है, तो इस चीज को आप समझने की कोशिश करिए कि कितने टाइप के लोड होते हैं। जनरली पहले हमने आपको बताया कि किसी भी स्ट्रक्चर पे कितने टाइप के लोड आते हैं। डेड लोड आता है, मृत भार, लाइव लोड आता है, जीवित भार, तीसरा स्नो लोड आता है, स्नो लोड के बाद विंड लोड आता है, विंड लोड के बाद हाइड्रोस्टैटिक लोड आता है, और उसके बाद आपका क्या आता है, द्रव। हाइड्रोस्टैटिक लोड को क्या बोलते हैं, द्रव स्थैतिक भार। ठीक है, क्या बोलते हैं, द्रव स्थैतिक भार। तो द्रव स्थैतिक भार आता है तो किसी भी स्ट्रक्चर पे कितने टाइप के लोड आ गए, डेड लोड, लाइव लोड, विंड लोड, स्नो लोड, हाइड्रोस्टैटिक लोड, और क्या हो गया एक आपका अर्थक्वेक लोड। ठीक है,
तो और लाइव लोड में भी दो टाइप के हो गए आपका, एक हो गया परमानेंट लाइव लोड और एक हो गया टेम्पररी लाइव लोड, है ना। यहां तक आपको समझ में आ गई होंगी। फिर हमने बताया कि किसी भी बॉडी पे, किसी भी स्ट्रक्चर पे कितने टाइप के लोड एक्सटर्नली अप्लाई किए जा सकते हैं। तो पहला होता है टेंसाइल लोड, ऐसा लोड जिसकी वजह से किसी भी स्ट्रक्चर या किसी भी बॉडी में, किसी भी शेप में तनाव उत्पन्न हो, उसकी वजह से बॉडी को उस लोड को हम क्या बोलेंगे, टेंसाइल फोर्स। ऐसा लोड जिसमें बल एक ही दिशा में दोनों लगाए जा रहे हों, ठीक है, दबाव उत्पन्न हो, उस तरह के बल को हम क्या बोलेंगे, संपीड़न बल। उसको हम क्या बोलेंगे, संपीड़न बल। और जिस बॉडी पे इस तरीके का फोर्स आ रहा है उसको बोलेंगे हम संपीड़ित बॉडी या संपीड़ित सेक्शन, ठीक है। इसी तरीके से शियरिंग लोड क्या होता है कि जब फोर्स इस तरीके से एक्ट कर रहा हो, जब बल इस तरह से कार्य कर रहा हो जिसकी वजह से बॉडी के दो डिफरेंट पार्ट्स की एक दूसरे पर फिसलने की टेंडेंसी हो, ठीक है, स्लाइड करने की टेंडेंसी हो, तो इस तरह के बल को हम क्या बोलेंगे, कर्तन बल या फिर शियरिंग फोर्स। तीसरा होता है टॉर्जनल लोड, मरोड़ बल जिसे बोलते हैं, कि आपको बलून्स वाला एग्जांपल मैंने दिया कि आप मेले में जाया करते थे तो इस तरीके से, तो इसको हम बोलेंगे मरोड़ बल, जिसकी वजह से बॉडी में मरोड़ उत्पन्न हो, ठीक है, उसको हम बोलेंगे मरोड़ बल। बंकन बल, हमने आपके घर के बीम और कॉलम का एग्जांपल दिया कि आपके घर में जो बीम कॉलम होते हैं उन पे जो बीम टिकी हुई होती है, उस पे जो बल लग रहा है उसकी वजह से बीम के झुकने की जो टेंडेंसी होती है उसको हम बोलेंगे, उस तरह के बल को हम बोलेंगे बंकन बल। उम्मीद है ये आपके जो भी टाइप्स ऑफ लोड है ये समझ में आ गए होंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं इनके अलावा भी किसी भी बीम पे, ये जो बीम होती है इस पे कितने तरीके के बल लगाए जा सकते हैं। हमारे घर में जो जितने भी स्ट्रक्चर होते हैं, हमारे जो भी स्ट्रक्चर होते हैं, नॉट ओनली इन सिविल इंजीनियरिंग, इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग ऑल्सो, हम जो भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग में स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, स्टील स्ट्रक्चर बनाते हैं या फिर कोई बॉडी फ्रेम करते हैं, तो उसमें हमको ये पढ़ना होता है कि उस पर कितने टाइप के लोड्स आएंगे। उसके लिए हमें लोड्स के बारे में जानना जरूरी है। तो ये तो टाइप्स ऑफ लोड हो गए। फिर अब अगली बात आती है कि जो लोड्स हम पढ़ रहे हैं एक्चुअल में और कितने टाइप के आपके लोड होते हैं, ठीक है। तो कोई भी बीम, ये तो बात हो गई आपकी यहां तक की। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ बीम में टाइप्स ऑफ लोडिंग की। ठीक है, देखिए अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ लोडिंग की। टाइप्स ऑफ लोडिंग की जब हम बात कर रहे हैं तो देखते हैं कि कोई भी बीम है, कितने टाइप की बीम है, ये आपकी बीम है, ठीक है। तो बीम में कितने टाइप की लोडिंग होती है, पहले हम टाइप्स ऑफ लोडिंग पढ़ेंगे, फिर हम पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ कितने वो बीम कितने टाइप की होती है, ठीक है। ये पढ़ लेंगे, जनरल चीजें हम पढ़ते चलते हैं। फिर उसके बाद अब देखिए कितने टाइप के लोड होते हैं आपके। एक लोड होता है आपका पॉइंट लोड, जिसे बोलते हैं बिंदु भार या फिर संकेंद्रित भार। इसे क्या बोलते हैं, संकेंद्रित या फिर क्या बोलते हैं, बिंदु भार। आप पे निर्भर करता है आप क्या बुलाना चाहते हैं इसको, ठीक है। संकेंद्रित भार या फिर बिंदु भार। ये क्या होता है कि जब किसी भी बीम पे सिंगल लोड एक्ट कर रहा होता है पॉइंट पे। अब कैसे, उदाहरण के लिए समझो कि मान लो कि कोई बीम है, घर के आपकी बीम है, दो कॉलम पे टिकी हुई बीम, उस पे इकलौते आप खड़े हैं इस तरीके से टाइट होके। जरूरी नहीं है, मतलब कैसे भी खड़े हो, तो अगर आप इस तरह से खड़े हैं, आपके खड़े होने की वजह से, आपकी वजह से मात्र जो बल आ रहा है, ठीक है, उसको बोलेंगे संकेंद्रित भार। मात्र आप खड़े हो, कोई स्ट्रक्चर रखा हो, कोई बॉडी रखी हो, कुछ भी रखा हो ऐसा, जिसकी वजह से जो बीम पे लोड आ रहा है, जो भार आ रहा है, उसको बोलेंगे संकेंद्रित भार, पॉइंट लोड या फिर बिंदु भार। समझ गए कि बिंदु भार क्या होते हैं, किसी भी बीम पे कोई एक लोड जब एक्ट कर रहा होता है, कोई एक लोड एक्ट कर रहा होता है, तो उसे बोलेंगे संकेंद्रित भार या फिर पॉइंट लोड। समझ गए। अब अगली बात आती है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। यूनिफॉर्मली
डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, संभारिक यूनिफॉर्मली, ठीक है। तो क्या होता है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड संभारिक क्या होते हैं, मतलब कि जब ऐसा कोई लोड एक्ट कर रहा हो बॉडी पे, बीम पे, जो हर पॉइंट पे बराबर लोड अप्लाई कर रहा हो, पूरे बीम पे उतना ही लोड लग रहा हो, तो उस तरह के भार को हम बोलेंगे क्या, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, ठीक है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, यूडीएल बोलते हैं शॉर्ट में इसको हम लोग हिंदी में और इंग्लिश में, हिंदी में कैसे भी, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में यूडीएल बोलते हैं, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, जो हर पॉइंट पे इक्वल लोड अप्लाई करे। अगर हम इसके इस पॉइंट पे लोड देखें तो भी W, इसके भी ये देखें W, ये भी W, ये भी W, ये भी W, ये भी W, यानी हर पॉइंट पे जो लोड होगा आपका, वो लोड इंटेंसिटी, दरअसल लोड नहीं, लोड इंटेंसिटी यानी प्रति मीटर बल, वो जो है आपका सेम होगा, ठीक है, यानी इतना इतना हर पॉइंट पे बल की इंटेंसिटी जो होगी वो आपकी सेम होगी। तो इस तरीके के लोड को हम क्या बोलते हैं, हम बोलेंगे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, ट्रायंगुलरली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, या फिर इसी को हम बोलते हैं यूवीएल। क्या बोलते हैं, यूवीएल, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। यहां पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड था, यानी बराबर सब बराबर में आपका डिस्ट्रीब्यूट किया गया था, लेकिन यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड या फिर यूवीएल या फिर ट्रायंगुलर डिस्ट्रीब्यूटेड लोड की बात करेंगे तो इसमें किसी एक हिस्से पे आपका सबसे ज्यादा भार होगा और दूसरे पे इंटेंसिटी भार की क्या होगी, जीरो होगी। लोड ट्रायंगुलर फॉर्म में एक्ट कर रहा होगा, त्रिभुजीय आकृति में कार्य कर रहा होगा, तो इस तरह के बल को हम क्या बोलेंगे, त्रिभुजीय डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, ट्रायंगुलरली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड या फिर यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड, ठीक है। अगर आपका ट्रेपेजॉइडल डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, ट्रेपेजॉइडल आप लोग जानते होंगे, ट्रेपेजॉइडल जानते हैं, बिल्कुल जानते होंगे आप लोग कि ट्रेपेजॉइडल इस तरीके का जो भी शेप होता है आपका बॉडी का, अब हिंदी में क्या बोलते हैं ट्रेपेजॉइडल को, एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा मुझे, ठीक है। तो इससे याद रखिए कि तो ट्रेपेजॉइडल लोड हो गया कि जब आपका यूडीएल और यूवीएल दोनों लग रहा हो, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड भी एक्ट कर रहा हो और उसके साथ आपका यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड भी आ रहा हो बॉडी पे, तो इस तरीके का लोड जो फॉर्म होता है, स्ट्रक्चर जो फॉर्म होता है, उसको हम बोलेंगे यूनिफॉर्मली ट्रेपेजॉइडल डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, ठीक है। तो ये आपके टाइप्स ऑफ लोड ऑन बीम हो गए, ठीक। अब अगला हम पढ़ते हैं कि जो अगला आपका टाइप्स ऑफ बीम है। अब आता है, हम पढ़ते हैं इसमें कि कितने टाइप के आपके स्ट्रेस आते हैं मटेरियल पे, प्रतिबल के प्रकार। एक आता है आपका टेंसाइल स्ट्रेस या फिर हम जिसे बोलते हैं सिंपल स्ट्रेस। एक आता है आपका प्रतिबल आपका जिसे हम बोलते हैं सिंपल स्ट्रेस, आपका सरल प्रतिबल। सरल प्रतिबल क्या होता है, सरल प्रतिबल वह होता है कि जब किसी बॉडी पे टेंसाइल तनाव, कंप्रेसिव संपीड़न या फिर आपका एक तनाव या फिर संपीड़न की वजह से जो भी प्रतिबल उत्पन्न होता है बॉडी में या स्ट्रक्चर में, तो उस तरह के प्रतिबल को हम बोलते हैं सिंपल स्ट्रेस। क्या बोलते हैं, सिंपल स्ट्रेस। इसको बोलेंगे हम सिंपल स्ट्रेस। सॉरी, ये शियर को नहीं, ये टेंसाइल और कंप्रेसिव की वजह से जो स्ट्रेस यानी संपीड़न या फिर तनन बल की वजह से किसी भी स्ट्रक्चर या बॉडी में जो भी प्रतिबल उत्पन्न होता है उसको हम बोलेंगे सिंपल स्ट्रेस।
ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। फिर अगला आता है, अब देखिए स्तनन प्रतिबल या फिर संपीडन प्रतिबल क्या होता है कि जब किसी भी स्ट्रक्चर पे आपका टेंसाइल फोर्स अप्लाई होता है, तनाव बल उत्पन्न होता है। इस चित्र में आप देख रहे होंगे, तो जब कभी भी तनाव बल उत्पन्न हो रहा होता है तो उसकी वजह से बॉडी में जो डिफॉर्मेशन होता है, जब बॉडी फेल करती है कुछ इस तरीके की करती है, यानी बॉडी में दूर दूर हो जाती है चीजें। ठीक है, मटेरियल कुछ इस तरीके से आपका एंटर कर जाता है, यानी कप कोन स्ट्रक्चर टाइप फॉर्म होने लगता है। वो देख रहे होंगे आप। तो इस वजह से जो प्रतिबल उत्पन्न हो रहा है, यानी तनाव की वजह से जो प्रतिबल उत्पन्न, तनाव बल की वजह से जो प्रतिबल उत्पन्न होता है उसको बोलेंगे तनाव प्रतिबल। दूसरा आप देख रहे होंगे कंप्रेशनल स्ट्रेस, संपीडन प्रतिबल, यानी जब बॉडी पे संपीडन बल लगाया जाए, संपीडन प्रतिबल लगाया जाए, तो उसकी वजह से उत्पन्न, अब इसमें आप देख रहे होंगे कि एक बल की नेचर यहां से जब निकालेंगे, दबाएंगे तो इस तरीके से स्ट्रक्चर आपका बाहर की ओर निकलेगा, इस तरह का स्ट्रक्चर जब फॉर्म होता है तो इसको हम बोलेंगे संपीडन प्रतिबल। ठीक, अगला आता है शियर स्ट्रेस। ऑलरेडी मैं बता चुका हूं कि जब कभी भी कर्तन बल क्या होता है कि जब दो फोर्सेस कुछ इस तरीके से एक्ट कर रहे हों, दो बल इस तरह से लग रहे हों कि उनके बीच कुछ ना कुछ इसेंट्रिसिटी हो, उसकी वजह से बॉडी पे जो भी स्ट्रेस डेवलप होता है उसको बोलेंगे हम शियर स्ट्रेस, और वो बल जो होता है उसको बोलेंगे हम शियर फोर्स या शियर लोड, कर्तन प्रतिबल या कर्तन। ठीक है, कर्तन प्रतिबल इसकी वजह से जो भी, इसको हम बोलते हैं कर्तन प्रतिबल, कि जब बॉडी पे दो फोर्स कुछ इस तरीके से लग रहे हो कि दोनों में कुछ ना कुछ उत्केंद्रता हो, कुछ ना कुछ इसेंट्रिसिटी हो, तो उसकी वजह से जो भी आपका स्ट्रेस, जो भी प्रतिबल उत्पन्न होता है उसको हम बोलते हैं शियर स्ट्रेस। इसकी वजह से बॉडी एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करने की टेंडेंसी रखती है। ठीक है, उसी स्लाइड करने की टेंडेंसी को रजिस्ट करने के लिए, उसी को रोकने के लिए जो बल उत्पन्न होता है उसको हम बोलेंगे कर्तन प्रतिबल। कर्तन होने से बचाने के लिए जो बल उत्पन्न हो रहा है उसको बोलेंगे कर्तन प्रतिबल, और जो बल कर्तन करा रहा है उसको बोलेंगे हम कर्तन बल, यानी शियर फोर्स या शियर लोड, कर्तन बल। ठीक है, समझ में आ गई होगी यहां तक चीजें। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही करते हैं। यहां तक आपका हो गया टाइप्स ऑफ लोडिंग और बेसिक स्ट्रेस कंडीशंस। ठीक है, बेसिक स्ट्रेस कौन कौन से प्रतिबल होते हैं। अगली क्लास में हम आपको बढ़ाएंगे कि विकृति कितने तरह की होती है, कौन कौन सी विकृति होती है, और कौन कौन से गुणांक काम करते हैं जब कभी भी हम किसी भी प्रतिबल और विकृति, स्ट्रक्चर की प्रतिबल और विकृति को पढ़ते हैं। तो क्योंकि जैसा कि आपने पढ़ा था कि अभी यंग प्रत्यास्थता गुणांक आपका कर्तन और प्रतिबल में एक संबंध स्थापित करता है, यानी जो आपका प्रतिबल होता है वो यंग प्रत्यास्थता गुणांक और विकृति का आपका मल्टीप्लिकेशन होता है, गुणा होता है। ठीक है, तो इसी तरीके से बहुत से ऐसे गुणांक होते हैं जो कर्तन प्रतिबल और आपका कर्तन विकृति में संबंध स्थापित करते हैं। ठीक है, तो बहुत से ऐसे गुणांक के बारे में पढ़ेंगे हम, बहुत से ऐसे और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे जो भी आपके टॉपिक से रिलेटेड है। ठीक है, जो आपके सिलेबस से रिलेटेड। देखिए, आप सिलेबस देख के लिए ये मत चलिएगा कि हम क्या पढ़ा रहे हैं, हम उस अनुसार पढ़ा रहे हैं जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। आप सिलेबस के अकॉर्डिंग मत चलिएगा। सिलेबस देखिए, सिलेबस तो हम खत्म करवा रहे हैं, लेकिन कोई भी टॉपिक आपका नहीं छूटेगा, इसकी हम गारंटी देते हैं। इसके लिए आप निश्चिंत रहिएगा, बस आप पढ़ते चलिए, चीजों को आसानी से समझते चलिए। ठीक है, इसलिए हमको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में हम लेके आते हैं और भी टॉपिक्स। थैंक यू।